बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासी आईना के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, इस्लामाबाद के इक़्तिदार की राहदारियों में इस वक्त हवाएं किसी गहरे सियासी तूफान का पता दे रही हैं, जहां मसलहतों के पर्दे चाक हो रहे हैं और नीयतों का तसादुम अब खुलकर सामने आ रहा है। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी भी किस्म का रिलीफ ना मिलने पर अवामी हल्कों में मायूसी और शदीद बेचैनी की एक लहर दौड़ गई है, जो हाकिम वक्त के दावों और वादों पर संगीन सवालिया निशान खड़ा करती है। तो दूसरी तरफ इत्तेहादी सियासत का भरम अब लफ्जी जंग की नजर होता दिखाई दे रहा है। कौमी असम्बली के ऐवान में बिलावल भुट्टो जरदारी की हालिया तकरीर ने जहां हुकूमती मौशी पॉलिसियों पर कारी ज़र्ब लगाई, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन मौजूद नजरियाती खलीज को भी मजीद वसी और वाज़े कर दिया है। ये बहस महज पार्लियामेंट की चार दीवारी तक महदूद नहीं रही, बल्कि निजी टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर भी इसकी गूंज इतनी ही शिद्दत से सुनाई दे रही है, जहां तज्जियाकारों के दावों और सियासी रहनुमाओं के जवाबी हमलों ने इक़्तिदार की इस बिसात पर नई लकीरें खींच दी हैं, जिसने पूरे मुल्क की सियासी बिसात को यकसर बढ़ा दिया है। इस सियासी गर्मा गर्मी के पस मंजर में निजी टीवी के प्रोग्राम में सामने आने वाली गुफ्तगू ने जलती पर तेल का काम किया, जहां उज़ैफा रहमान साहब ने दावा किया कि बिलावल भुट्टो पंजाब में किसी भी हल्के से अपनी मर्जी के हल्के से इलेक्शन लड़ें और अगर उन्होंने शिकस्त दे दी तो वो वफाकी हुकूमत छोड़ देंगे। होने क्या जा रहा है, क्योंकि बातें ये भी हैं कि हुकूमत की तब्दीली होने जा रही है और अवाम इस हुकूमत से कितनी खुश है और अवाम के लिए मजीद कोई रिलीफ है या नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें हसन मुर्तज़ा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, और उसके साथ साथ अजहर सदीक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, और इसके साथ अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, सीनियर तज्जियाकार, और हमाद हसन साहब ने ज्वाइन किया मुझे। आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। पेट्रोलियम प्राइसेस पर हम बात करेंगे। एक बार फिर हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया जितना देना चाहिए था, और ये भी कहा जा रहा है कि मजीद गुंजाइश थी, लेकिन फिर भी पेट्रोल की प्राइसेस कम नहीं हुई। देखिए, अगर बजाय देखा जाए तो जैसा कि प्राइम मिनिस्टर अपने मुतअद्दिद तकारीर के अंदर कहते रहे कि वो दिल पर पत्थर रख कर जो है वो ये कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, और उसकी वजूहात समझ भी आती थी कि बैनुल अक़वामी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें थी उसके अंदर एक होशरुबा इजाफा हुआ था, जंप हुआ था जी। और उसमें उन्होंने एक सब्सिडाइज्ड करके कुछ एक तबके को और फिर उस जो है उसकी कीमतें बढ़ाकर जो है वो मामले को और उसकी जो सप्लाई चेन है उसको बरकरार रखा। ये तो गवर्नमेंट का जो है वो बड़ा अच्छा इकदाम था कि उस तरह से जैसे दीगर मुल्कों के अंदर लंबी लंबी लाइनें नहीं लगी हैं, पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ और पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील जो है वो जारी रही। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो ये वादा था और कौम से था कि जैसे ही प्राइसेस कम होंगी उसका जो डिविडेंड है उसका जो भी झुकाव की तरफ अगर हैं तो उसका फ़ायदा जो है वो आवाम तक पहुंचाया जाएगा। ठीक। तो अब गो के अभी एक हफ्ता हुआ है, देखते हैं कि हुकूमत की मौशी पॉलिसी साजों से मीटिंग भी हो रही हैं और अब तो काफ़ी हद तक कीमतें जो हैं वो कम हो चुकी हैं और उसका फ़ायदा जो है आवाम तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। सिर्फ यही नहीं है, इसके बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने से एक महंगाई जो बढ़ी थी, अब ये भी देखना है कि वो महंगाई का तूफ़ान जो है वो वापस वो उन प्राइसेस की तरफ आता है चीज़ों पे जो है वो बढ़ाई गई थी, वो उनकी कीमतें वापस मार्च वाली जो है अप्रैल में जो थी कीमतें उस तक पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती। तो ये एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के पास और मेरा ख्याल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वादा किया है कौम के साथ तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए। अजहर साहब, ये जो वादा आवाम के साथ किया गया था ये वफा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी तो नहीं की, बल्कि अभी मैं देख रही थी कि हुकूमत ने पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक कहा जा रहा है कि डीजल पर 6 रुपए 57 पैसे लेवी बढ़ा दिए मजीद। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अच्छा, लेकिन जितनी झूठी और बेवफा मौजूदा हुकूमत है ना, हुकूमत के दावे हैं मगर हालात खामोश हैं। रियासत के सवालों पर फक्त तकरीरें खामोश हैं। जो तख्त पर है वो आइन की हुर्मत भूल बैठे हैं। अवाम इंसाफ मांगे तो दरो दीवार गूंगे हैं। आज किससे इंसाफ मांगने की बात कर रही हैं आप मोहतरमा? मेरा बात समझना है, यानी इतना जुल्म और ज्यादती, बड़ा शोर डाला इन्होंने। अच्छा, मैं ये भी आवाज निकाल देता इस गुब्बारे से। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस बढ़ी थी
जो कहा गया कि जनाब जंग की वजह से है, मैं चैलेंज करता हूं आपको पता है पीडीएल 116 रुपए पे चला गया था। अच्छा। 116 पे, आज कोई 72 रुपए के करीब है। और इस वक्त जो है ना, अगर आप प्राइस लें प्लैट के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, तो वो डिक्लाइन हो गई है 97.68 से 93.570, यानी उससे डिक्रीज होकर कुछ 70 के करीब आ चुकी हैं। लेकिन आपने खुद ही जवाब दे दिया कि पीडीएल इंक्रीज कर दिया गया। आप हिसाब किताब मंगवा के देख ले, मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं। मैं अली परवेज साहब ने वो बड़ी हिसाब किताब में बेवकूफ, और जरा सुन लीजिएगा, मैंने तो आपको पता है वो जो पत्थर दिल पे बांध के रखा था, मैंने उसका इनाम रखा था, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा उसको। आपके प्रोग्राम में भी ऐलान करता हूं कि वो पत्थर ढूंढ के लाएं। यानी हद होती है किसी बात की, यानी झूठ की हद होती है। सारा कुछ लिख के झूठ बोलते हैं। और मैं एक और बात आपके सामने, कानून का तालिब हूं जी। और मैं पब्लिक इंटरेस्ट में अरसा दराज से मामलात को लेकर आया हूं। अच्छा। मैंने जब 26-27 तरमीम पे कहा था ना, तबाही और बर्बादी ये उसकी निशानी है। मैंने पीडीएल चैलेंज किया था, अगर समझना है, एक आम आदमी के लिए। अच्छा। आपने इनकम टैक्स देना है ना, उसका रेट पार्लियामेंट मुकर्रर करती है, सेल्स टैक्स का रेट पार्लियामेंट मुकर्रर करती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, जितना भी है। ये पीडीएल एग्जेक्टिव कौन होता है? ये वजीर आजम कौन होता है? ये किस खेत की मूली है कि आज 100 होगा, कल 150 होगा, 50 होगा? ये किस कैपेसिटी में करता है? इसका इख्तियार कहां से आ गया? और इसमें जजमेंट मौजूद है। अच्छा। तो किस बात का है कि ये जो हमारे यहाँ बहुत बड़े फिलासफर थे ना, वो बड़ा जस्टिफिकेशन देते थे। अब इन बेचारों के पास जस्टिफिकेशन के लिए भी कुछ नहीं रह गया। यानी बेवकूफ। अब छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं। बिल्कुल जी। एक गरीब आदमी, जो इनकम टैक्स है ना 6 लाख से कम पे लगता नहीं है, जो बेचारा मोटरसाइकिल चलाता है ना, वो 3 लीटर अगर रोजाना का पीडीएल खर्च करता है, तो आज 72 से लगा लें तो 200-250 रुपया, महीने का 7,000, साल का 95,000 रुपया। यानी एक गरीब आदमी से, जिससे आप टैक्स भी नहीं ले सकते, पीडीएल की शक्ल में डाका मार के, एक्सप्लॉइट करके गरीब आदमी की जिंदगी आपने, और नोट इट डाउन, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये बेचारे क्या कर सकेंगे? ये जो बता रहे हैं ना कि हम रिलीफ देंगे, सवाल ही पैदा नहीं, रिलीफ देना चाहिए था इन्हें, कहाँ रिलीफ दिया? इन्होंने पीडीएल इंक्रीज कर दिया, सही। तो इनका कच्चा चट्टा सारा खुल गया है। अच्छा, इनके पास है क्या? वो 11 अरब रुपए का गलत स्ट्रीम ले लें। अच्छा। सही है ना जी? या वो अपना वो टिकटॉक पे बता दें हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। जो तबाही और बर्बादी की, और अदालतों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैंने चैलेंज किया हुआ है, पेट्रोलियम प्राइसेस भी चैलेंज की हैं, पीडीएल अच्छा। भी चैलेंज किया है। मुझे तो अदालत एक माजरत के साथ, यानी ये बुनियादी हक का पूछने वाला कोई नहीं रह गया। ये वफाकी आईनी अदालत बताई थी, आपने सीसीडी में देखे इतने बंदे मार दिए। बता दें कौन सी अदालत ने अभी तक कुछ किया? ठीक। जाए धक्के खाएं जाकर जहां मर्जी। ठीक। हमाद हसन साहब, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? ये जो प्राइसेस में कमी नहीं हुई है, बल्कि गुंजाइश थी इसमें, फिर भी नहीं अवाम को रिलीफ दिया गया। देखिए, अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया, ये ठीक है, लेकिन मिसमैनेजमेंट कहां पर हुई? जो मेरे इंफॉर्मेशन है जी, तो हुकूमत ने 129 अरब ऑयल कंपनियों को अदायगी करनी थी, सब्सिडी देनी थी, उसकी अदायगी अभी तक नहीं हुई है। अच्छा। और उस वजह से ऑयल प्राइसेस कम नहीं किए गए। हालांकि आलमी मार्केट में कीमतों पर असर पड़ा है और पाकिस्तान में पड़ना चाहिए था, लेकिन मिसमैनेजमेंट का अंदाजा आप इससे लगा ले कि कल शाम तक हुकूमत के अहम वज़रा कहते रहे कि आज कीमतें कम करेंगे, तो फिर कोऑर्डिनेशन कहाँ है? काबीना के इक्तिसादी राब्ता कमेटी के दरमियान, काबीना के दरमियान, प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरमियान, तमाम के दरमियान कोऑर्डिनेशन कहाँ मौजूद है कि उनको ये तक इल्म नहीं था? और अगर 129 अरब की अदायगी नहीं हुई तो उसके जिम्मेदार कौन है? और पूरे काबीना में आप देख ले तो ज्यादातर वही लोग हैं। लेकिन ये पहली बार तो नहीं हुआ, ये पीटीआई दौर में भी अवाम के साथ होता रहा, ये मौजूदा दौर में भी हो रहा है, दूसरे अदवार में भी होता रहा। देखिए, मैनेजमेंट एक अलग चीज है, हुकूमत चलाना, मैनेजमेंट करना, कोऑर्डिनेशन, मामलात को हैंडल करना, वो बड़े स्किल के मुतकाजी होते हैं। और मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड इस हवाले से दूसरों से यकीनन बेहतर था। अच्छा। लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो गया है कि उनसे मामलात संभाले नहीं जा रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान को सफारतकारी के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन क्या ये कामयाबी, अगर हम हकाइक पर जाए तो क्या ये कामयाबी इस्लामाबाद की वजह से मिली या ये कहीं किसी और जगह से मिली? इंडिया के साथ जंग हुई, एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के हाथ आई, तो क्या उसमें सियासी हुकूमत का कोई
कामयाबी है हुकूमत की। इसी तरह तो फिर किसकी जो कामयाबी जो है? मौजूदा मंजरनामा है हमारे सामने, अब हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी मुआशी तौर पर मामलात को संभालना बिल्कुल है, ऐसे ही है। लेकिन उसमें अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हुकूमत को नहीं मिली है। ठीक। कयूम सिद्दीकी साहब, आप बड़े मुस्कुरा रहे थे जब अजहर सिद्दीक साहब बात कर रहे थे, मैं आपका रिस्पॉन्ड लेना चाहूँगी। अजहर सिद्दीक साहब की बातों पे मुस्कुराया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, हमारे दोस्त हैं। अच्छा। देखें, जहाँ तक ये मौजू जो है वो बहुत ज़्यादा रहा कि पॉलिसी मैटर्स के अंदर अदालतें मुदाखलत नहीं करती हैं, और बिल्कुल ये एक जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, तो मैं भी एक जजमेंट का हवाला देता हूँ। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसके अंदर इंटरनेशनल मार्केट्स के उतार चढ़ाव के साथ कीमतों का तयन जो है वो किया जाएगा, और फिर वही फार्मूला ये आ गया। आपको याद होगा उससे पहले ये जो ऑयल कंपनीज़ हैं ये मार्केट में कीमतों का तयन जो है वो किया करती थी। तो बहरहाल अब जहाँ तक 26वीं 27वीं तरमीम की बात है, और फिर एक तरफ ये पार्लियामेंट की बात करते हैं कि पार्लियामेंट के पास ही इख्तियार है टैक्स लगाने का, तो पार्लियामेंट के पास ही इख्तियार है आइन में तरामीम का। अब वो तरामीम अजहर सिद्दीक साहब की पसंद की हों या नापसंद की हों, बहरहाल वो हैं, और उस पर तनकीद या उसकी तारीफ़ या उसकी कोई भी वजूहात जो हैं वो देना वो उनका हक़ है, वो उनकी राय है। लेकिन ये इख्तियार है पार्लियामेंट ही का, और इनकी जिस पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, जो बयान करते हैं ये हाँ। वो जब इक़्तिदार में आएगी तो फिर हम देख लेंगे कि वो किस कदर जो अगर ये समझते हैं कि इन आइनी तरामीम से पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है वो शायद अब काम नहीं कर रहा, तो देखेंगे फिर वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये जो बातें हो रही हैं कि कोई तब्दीली होने वाली है, सिस्टम चेंज होने वाला है, कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, अच्छा, इसमें मुआशी दबाव है कोई? देखें, मुआशी दबाव तो कब से नहीं है। अच्छा। जब 2022 के अंदर नो कॉन्फिडेंस आया था, और उससे पहले पाकिस्तान की मईशत को जो सबसे बड़ा धचका पहुंचाया गया था वो IMF के साथ प्रोग्राम से निकल कर, और जो ये पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं वो कम करके किया गया था, और उसका एक इफ़ेक्ट आया। और उसके बाद आपकी जो हालत थी, आपके फॉरेन रिजर्व्स कहाँ पर पहुँचे हुए थे। IMF ने दोबारा IMF के पास जाने के लिए आपको क्या क्या नाक नहीं रगड़वाई गई $1 बिलियन के लिए, और वो जो कहते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है, वो तो शुक्र है कि वो तमाम मामला जो हैं वो वैसे नहीं हुए हैं। उसके बाद मईशत जो है वो कहीं संभली है। अब आप अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर क्या क्या वाक़यात हो चुके हुए हैं। मार्का हक हुआ है, अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो एक सूरत हाल है, हमारी कशीदा सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है, उससे लड़ाई चल रही है। फिर ईरान के साथ भी पहले एक खटपट थी, फिर उसके बाद जो है वो बहरहाल ये इस जंग के अंदर जो पाकिस्तान का किरदार रहा, और उसके बाद इंडिया से जंग, तो ख़ित्ता जो है ये पूरे का पूरा जंगों के अंदर है, और फिर उसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक। अब पाकिस्तान के अंदर ये पूरी दुनिया का इस वक्त मसला है कि नई सप्लाई चेन्स बन रही हैं, और जो चीप एनर्जी थी वो अब शायद दस्तयाब नहीं होगी। यही पॉइंट जो है अजहर सिद्दीक साहब आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो बातें की जा रही हैं कि हुकूमत की कोई तब्दीली होने वाली है, सिस्टम चेंज हो रहा है, और वो सहाफ़ियों के बयानात हम सुन रहे हैं जो इस हुकूमत की बड़ी तारीफ़ें करते थे, वो भी अब कह रहे हैं कि नागुज़ीर है तब्दीली। तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रख दूं, क्या करें, भोले बादशाह ना, हमारे को पता है कि मुस्लिम नून के तौर पर जाने जाते हैं, और हमेशा से डिफेंड उन्हीं को करते आए हैं, लेकिन इनको हालात और वाकयात का पता नहीं, और कानून की पोजीशन नहीं अंदाजा। जो मैंने सवाल उठाए थे ना वो शायद समझ नहीं पाए हैं। ये पॉलिसी मैटर का इशू नहीं, पॉलिसी मैटर का इशू नहीं है। जिन जजमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं ना वो पॉलिसी मैटर और है। यहाँ मैं बड़ी सीधी कानूनी बात की है कि इनकम टैक्स कितना लगाना है, रेट लगाना है, वो पार्लियामान का इख्तियार है। अब नहीं किसी को पता तो आर्टिकल 77 पढ़ ले, जरा समझ आ जाएगी। वैसे उर्दू में भी दस्तयाब है, फारसी में भी दस्तयाब है, पश्तो में भी है, लेकिन बहरहाल छोड़ें इस बात को। अगर आप सही बात नहीं कर सके तो गलत बात नहीं बतानी चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। इलाही कॉटन पढ़ लीजिएगा, गोविंद राम सरान का केस पढ़ लीजिएगा। मैंने जो चैलेंज किया है, मुझे तो पता है ना कि यहाँ वजीर आजम का ये इख्तियार नहीं है 80 रुपए या 150 रुपया। अब इनको नहीं पता ना, ये बता रहे हैं कि बैन अवी कीमतों के, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनको, मुझे ये बताएं। अच्छा, मैं आम बंदे के लिए समझा दूं,
पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, इसका कानून कहता है कि जहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालेंगे ना, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए एक फीस लगा सकते हैं। तो ये जितना पैसा इकट्ठा किया बता दें जरा कहां खर्च किया। कोई क्विड प्रो को का एक प्रिंसिपल है, ये इंटेलिजेंट लोगों के लिए है। अच्छा। तो ये बुनियादी तौर पर, और इसका रेट जितना भी है ना भाई, आप सेल्स टैक्स 17% से ज्यादा नहीं ले रहे आप। तो ये आप बदमाशी कैसे कर सकते हैं कि आप तकरीबन 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा जो है वो आप पीडीएल ले रहे हैं, और वो गरीब आदमी से भी ले रहे हैं। मैं अमीर आदमी से तो लेते रहे, आपको अंदाजा ना हो तो एक अलग बात है। अब आइए दूसरी बात की तरफ। वजह क्या है? नालायक तरीन पार्लियामेंट इसको कहता हूं। चले मैं फॉरेन रिजर्व पे पहले बात कर दूं। जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हुई थी ना, तो 10 से 11 बिलियन डॉलर थे। अच्छा। जब इमरान खान की गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई तो वो 10.8 से 11.3 बिलियन डॉलर थे। और अभी अगर आप रिजर्व की बात करना चाहें तो आप हैरान रह जाएंगे, उसमें रोल ओवर कितना है। जो पाकिस्तानी हो आज भी क्या उन्होंने इंक्रीज कर लिए। और ये पाकिस्तान डिफॉल्ट करने की बातें करते हैं, IMF खत्म, सब पॉलिसी है। अगर देखें आज मैं तो जो कि मेरा सब्जेक्ट है ये। अच्छा। IMF की जो कंडीशनैलिटीज है, लाइन लॉसेस कम करें, आप कर नहीं सकते, आपको आता ही नहीं है लाइन लॉसेस कैसे कम करना है। और ये कंपैरिजन करना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, तो कंपैरिजन रखता हूं, आ जाए चैलेंज कबूल कर। मैंने तो अभी अली परवेज को चैलेंज किया, ट्विटर के ऊपर बताया बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। अच्छा। अब आए अगली बात की तरफ जी। पाकिस्तानी तारीख समझना जरूरी है जी। वजह यह है कि यहाँ हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट राज करती रही, और नवाज शरीफ सबसे बेस्ट खिलाड़ी रहे हैं उनके। अच्छा। जावला के दौर से लेकर आज तक के दौर में देखिए आपके सामने जुल्फकार अली भुट्टो साहब सदीक साहब से ज्यादा कौन जानता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो राज खिलाड़ी नहीं रहे करती ना। मैं देखे ना, जुल्फकार अली भुट्टो साहब बेस्ट खिलाड़ी नहीं रहे, उनके साथ किया तारीख की बातें हैं, और जो उन्होंने काम किया कमाल। और वैसे भी जुल्फकार अली भुट्टो से मुशर्रफ तक के दौर में कोई मैं खत्म कर दूं। जी जी। 18 महीने 22 महीने 24 महीने से ज्यादा हुकूमतें नहीं रही। फिर मिसाल के जमहूरियत किया, उसके बाद कोई वजीर आज़म ने 5 साल पूरे नहीं किए। तो शहबाज शरीफ का आखिरी ये बजट है, जाने की तैयारी है, पीपल्स पार्टी आ रही है, बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं। हालात आपको अंदाजा, बिलावल भुट्टो खुद आता है या कोई और आता है, लेकिन ये असल बात है नया मंजन बेचना है। अब मंजन बिकना मुश्किल हो गया हुआ है, नया मंजन बेचना है। देखते हैं कौन सा नया मंजन बेचते हैं जी। अच्छा ठीक है, ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हसन साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। जिस तरह से अजहर साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आने वाली है, बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं, अब इस चीज़ के नारे लगने लगे हैं, क्योंकि हुकूमत की तब्दीली की तो बातें हम सुन रहे थे। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इनकी बात का? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। साहब बहुत काबिल कदर इंसान हैं, बड़े ज़ीरक इंसान हैं, गहरी निगाह रखते हैं। सही कह रहे होंगे, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आने वाली इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। अब जो वो टाइम फ्रेम दे रहे हैं, शायद मैं उससे इत्तेफाक ना करूं। अच्छा। कोई और आ जाए तो आ जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऐसा कोई इरादा नहीं रखती कि किसी को निकाल के और किसी टाइम के लिए वो खुद आ जाए। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शन के बाद ज़रूर अपनी हुकूमत बनाएगी, और हम इंशाअल्लाह ताला क्वालिफाई करेंगे वज़ीर आज़म के लिए। तो हसन मुर्तज़ा साहब, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी नहीं की गई और कहा गया था कि की जाएगी, आलमी मंडियों में भी कम हुई है प्राइसेस, उसके बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि लेवी भी 6% जो है 6 रुपये बढ़ा दी है। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? नहीं देखें, ये तो एक खुला ज्यादती है, इस पे तो क्या कमेंट किया जा सकता है, या इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है ना कम करने की। जब आप बढ़ाने की नीयत करते हैं तो आपके पास रिजर्व भी पड़े होते हैं, आपके एग्रीमेंट्स भी हुए होते हैं, लेकिन रातों रात आप इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो बढ़ा देते हैं, गरीब आदमी पे बोझ डाल देते हैं। गरीब से हट के भी अगर देखा जाए तो माँ सिवाय चंद खानदानों के उसका फायदा तो किसी को भी नहीं हुआ। मुल्क को फायदा हुआ हो, वसाइल भी उन्होंने ही इस्तेमाल करने, उन तो वसाइल पे भी उन पे हमारा तो कोई हक नहीं है। और रिलीफ ना देना, मैं समझता हूँ वो हमारा हक था। हमें हक हमारा छीना गया, इस कौम का हक छीना गया। यकीनन उस पे पेट्रोलियम मसनूआत में कमी, और कमी भी ये नहीं है कि कोई 5, 10, 20, 50, एक बहुत बड़ी अमाउंट थी जो
काफी अरसा हुकूमत ने लोगों की जेबों से जबरदस्ती निकाली, उसे कम होना चाहिए था। वापस कम से कम ये उसी प्राइस पे आती जो जंग शुरू होने से पहले थी, उसी पे वापस आ जाती, फिर भी कोई जस्टिफिकेशन बनती थी कि हम वापस जी आ गए और बाकी रिलीफ आहिस्ता आहिस्ता होगा। आज भी बहाने बनाए जा रहे हैं कि वो जी कंपनीज नहीं मान रही। जब बढ़ाते हो ओगरा पे डाल तो रहे हैं सारा कंपनीज मामला, बड़ा खुशी खुशी ले जाती हैं, और जब कम होते हैं तो कंपनीज को हैंडल करना आपका काम है, आम आदमी का या एंड यूजर का काम तो नहीं है कि वो उन कंपनियों के पीछे फिरे। हमें कंपनियां क्यों दिखाई जाती हैं? तो ये तो बदमाशी है, इस पे मैं नहीं समझता कि ये तो खुल्लम खुल्ला डाका है और अवाम की जेब पर है। ठीक, हमाद हसन साहब, आपके पास क्या खबर है कि कोई तब्दीली होने वाली है हुकूमत की, हुकूमत जाने वाली है? तब्दीली क्यों आए? कौन? देखिए ये मैं मशीन गोई तो नहीं कर। जी हमाद हसन साहब, आपसे मेरा सवाल है। मेरे से सवाल है तो फिर दूसरे माइक जरा बंद करें ताकि मैं बात कर सकूं। जी जी बोलें आप। देखिए तब्दीली क्यों कर आएगी? अपनी ख्वाहिश से हटकर भी बात करनी चाहिए, हकाइक को मद्देनजर रखते हुए। क्या है हकाइक? हकाइक यही है कि पीपल्स पार्टी के पास ताकत के कई मराकज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओहदे हैं वो ज्यादातर पीपल्स पार्टी के पास है। प्रेसिडेंसी है, चेयरमैन सेनेट है, 2 सूबों की गवर्नरियां है, सिंध हुकूमत है, कश्मीर में अभी तक उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत बनने जा रही है। तो वो किस चीज पे नाराज होगी? देखिए सियासी बयानात से हट कर देखे मुस्लिम लीग नून के पास मरकज में वजारत उज़्मा और काबीना है, पंजाब जैसे अहम तरीन सूबे में उनके पास हुकूमत मौजूद है। तो वो क्यों उलझेंगे उन कुव्वतों से जो हुकूमतों को रुखसत करते हैं? दूसरी बात ये है, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जहां पर हुकूमत है वहां पर ये लोग डर रहे हैं, वहां पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे। देखिए ये सियासी बयानात है। मैं तो पहले आपको कह चुका हूं ना कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जितनी ताकतवर पोजीशन में है, क्या पहले माजी में कभी इतने ताकतवर पोजीशंस पे रही? फेडरल कैबिनेट में तो वो आ नहीं रहे, वो तो मुस्लिम लीग ने एक हमाकत कर दी। यानी इस वक्त तो मुल्क में 2 चैलेंजेस हैं और 2 वजह से अवाम नाराज हैं, एक मईशत के हवाले से, एक अमन-ओ-अमान के हवाले से। मईशत के जिम्मेदार कौन होते हैं? वजीर खजाना होते हैं। वजीर खजाना औरंगजेब क्या मुस्लिम लीग के हैं? अगर वजीर खजाना परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन तनकीद का सामना मुस्लिम लीग को है। अगर अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, खुसूसन खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान सूबों में सूरत हाल इंतहाई खराब है, तो उसके मिनिस्टर कौन है? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी है, क्या वो मुस्लिम लीग के हैं? तो मईशत और अमन अमान के वजह से हुकूमत को तनकीद का सामना है। लेकिन बदकिस्मती देखी है और नासमझी देखी है कि दोनों वजारतें भी उनके पास नहीं है, तो वो तो एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। वो इनकी नाकामी है, ये सियासी नाकामी है। दूसरी बात, पीटीआई अगरचे नाकाबिल कबूल है, लेकिन पीटीआई के पास फिर भी खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत मौजूद है। इमरान खान ने गंडापुर को हटा दिया, गंडापुर के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे हर सतह पे, लेकिन उसको हटा दिया गया और उसको कबूल भी कर लिया गया। वो सुहेल अफरीदी को लेकर आए। सुहेल अफरीदी पहले तो बड़े जज्बाती थे, इश्क इमरान की बातें करते रहे, लेकिन आज सुहेल अफरीदी को किन लोगों ने मजबूत बनाया? 35 मेंबरान तो पहले बगावत पर उतर आए थे। पहले तो इलेक्शन कमीशन में केस बड़ा सरगर्म था कि बस जैसे सुहेल अफरीदी आज या कल डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तमाम मामलात कैसे सुलझ गए। तो पीटीआई भी चल रही है सूबे में, आईनी ओहदों पर पीपल्स पार्टी भी चल रही है, मरकजी हुकूमत और पंजाब में मुस्लिम लीग भी चल रहे हैं। मुझे बताया जाए कि कौन से ऐसी निशानियां हैं कि तब्दीली आएगी। मैं जहां तक समझ रहा हूं कोई तब्दीली नहीं आ रही है। इमरान खान के हवाले से अलबत्ता मामलात मुख्तलिफ हैं। अच्छा ठीक, कयूम सिद्दीकी साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हम क्लैश देख रहे हैं, एक दूसरे को बड़ी लफ्जी जंग जारी है, जाली जाली कह रहे हैं, फॉर्म 45 फॉर्म 47 की बातें हमने सुनी। अब ये चैलेंज एक दूसरे को जो शुरू हो गया है, बिलावल भुट्टो साहब बल्दियाती इलेक्शन का कह रहे हैं कि करवाने चाहिए, इनको डर है नहीं करवा रहे। फिर वहीं पर हुज़ैफा रहमान साहब की अगर स्टेटमेंट देखें, वो बिलावल भुट्टो साहब को चैलेंज कर रहे हैं कि आप लाहौर के किसी भी हल्के से मेरे साथ लड़ें, अगर आपने शिकस्त दे दी तो हम वफाकी हुकूमत ही छोड़ देंगे। तो ये क्या चल क्या रहा है सर? देखें,
अब 3 साल हो चुके हैं और आगे जो है 2 साल आपको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आएगी। हुकूमत जो है वो शायद अगले बजट जो जब देगी तो उसमें वो रिलीफ की तरफ ज़्यादा जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसमें बिलावल भुट्टो साहब की बात बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें कि लोकल बॉडीज़ के हवाले से आपका आइन का आर्टिकल 140A जो है वो इस बात की कहता है, स्टेट की डेफिनेशन पढ़ लें, उसके अंदर लोकल बॉडीज़ का जिक्र है कि उसके वो स्टेट का हिस्सा है। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जो कि होना चाहिए। तमाम जो प्रोविंसेस हैं उनको बलदियाती हुकूमतों के लिए 140A के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, ये आइनी रिक्वायरमेंट है। ठीक। अब इसकी हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसके बाद जब बुज़दार साहब की हुकूमत थी, उन्होंने वो बलदियाती इदारे तोड़ दिए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए बहुत एक अरसे के बाद, लेकिन फिर भी वो जो है नहीं चल सके थे। तो उसके बाद से कभी कानून तब्दील हो जाता है, कभी हल्का बंदियों का इशू आ जाता है। उसी तरह से इस्लामाबाद का है, बलूचिस्तान के अंदर किसी हद तक है, लेकिन वहाँ पे अब DCCs जो हैं वो काम कर रही हैं उस तरह से जो लोकल गवर्नमेंट का जो काम होता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी मेरा ख्याल अब जो लोकल बॉडीज़ थे वो तो ख़त्म हो चुका और अब वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटर्स आने वाले हैं। तो एक वाहिद सूबा सिंध है जहाँ पे कराची के अंदर जो है वो लोकल बॉडी सिस्टम है। अब वो कैसा है कैसा नहीं है, बहरहाल वहाँ पर उसके मुखालफिन वहाँ पर तनकीद करते हैं। तो लेकिन ये एक आइनी रिक्वायरमेंट है, कानूनी रिक्वायरमेंट है, मेरा ख्याल है होने चाहिए। और गुज़िश्ता दिनों सुना भी था, इलेक्शन कमीशन भी कई मरतबा तारीखें दे चुका है, लेकिन बहरहाल अभी तक जो है इंतखाबात नहीं हुए जो कि 120 दिन के अंदर होने थे लोकल बॉडीज़। ठीक, तो ये बात तो, ये तनकीद तो ठीक है। बाकी जहाँ तक बात है हमाद की बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि सारी जो काबिल ज़िक्र सियासी जमातें हैं उनकी अपनी अपनी हुकूमतें जो हैं मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर मौजूद हैं। सही। अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में है, बलूचिस्तान के अंदर है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी चले गए हैं, कश्मीर का मार्का है जो कि होने वाला है, उसमें देखेंगे वहाँ पे जो सूरत हाल और तरह से बनी हुई है। तो इस वक्त कोई ऐसा मासवाए महंगाई का जो चैलेंज है, ज़ाहिर है इसकी वजह से गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी जो है वो बावजूद इसके कि अगर हम 3 साल की परफॉर्मेंस उससे पुरानी हुकूमत लेने के बाद से अगर देखा जाए, अच्छा, वो कि बेहतर ज़रूर है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन तब्दील होती भी मुझे भी नहीं नज़र आ रही। हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो चैलेंज किया हुज़ैफा रहमान साहब ने कि बिलावल भुट्टो पंजाब के किसी भी अपनी मर्जी के हलके में उनसे इलेक्शन लड़ लें और वो अगर शिकस्त दी उन्होंने तो वो विफाकी हुकूमत छोड़ देंगे, तो ये चैलेंज को आप किस तरह से देखते हैं, कबूल करेंगे? देखिए, ये कोई चैलेंज नहीं होते, ये इस पे मैं अब क्या कमेंट कर सकता हूँ कि क्या कोई भी उठ के बिलावल भुट्टो को चैलेंज करना शुरू कर दे तो हम उस चैलेंज को कबूल करते फिरे। बिलावल भुट्टो साहब ने जो एक बात की वो बड़ी जेन्युइन थी कि कश्मीर के बारे में जो कैबिनेट का रवैया सामने आया या जो सोच सामने आई वो नहायत गैर मुनासिब है, वो नहीं होनी चाहिए। कौन सा इसमें उन्होंने कोई PMLN पे इस किस्म की कोई सियासी तनकीद कर दी कि वो नाकाबिले कबूल है। अच्छा। अगर चेयरमैन कहता है कि पंजाब के अंदर आपको बलदियाती इलेक्शंस करवाने चाहिए, वफाक के अंदर आपको बलदियाती इलेक्शंस करवाने चाहिए, तो हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारा हक नहीं है कोई वजीर उठ के खड़ा हो और वो ये कह दे जी कि अपने सिंध को संवारो, अपने फलां को संवारो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रवैया इत्तेहादियों के साथ होना चाहिए। हम इत्तेहादी हैं, बेशक हम आपके साथ किसी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने आपको वोट की है और वोटर का राइट है कि वो अपने उम्मीदवार से जो तवक्कुआत रखता है वो उसके गोश गुजार करे। हमने किसी जगह पे भी उनको कोई ब्लैकमेल तो नहीं किया। हम कह रहे हैं कि बलदियाती इंतखाबात होने चाहिए, ये एक आईनी डिमांड है। क्या हम गलत कह रहे हैं? हम कहते हैं कि आपको जो 18th अमेंडमेंट की या NFC की जो रूह है उस पे जब तक अमल नहीं होगा तो उस वक्त तक मसाइल हल नहीं हो सकते। क्या ये कोई गलत डिमांड है? अगर हम कहते हैं कि आपके वजीर ने ये बयान दिया है कश्मीर के हवाले से, ये मुनासिब नहीं है,
तो क्या ये गलत? ठीक, मैं अजहर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। जैसे क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने गुफ्तगू की, वो कह रहे हैं कि जो पिछली हुकूमत थी उससे अब की हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर है, इशारिये भी बेहतर हैं। आप एग्री करते हैं इस बात से? अब मैं क्या कहूँ, अपना ना, मैं झूठ नहीं मैं बोल सकता। अच्छा। ये अब रिकॉर्ड के ऊपर चीजें हैं। डॉलर क्या था उस वक्त, आज डॉलर क्या है। महंगाई उस वक्त क्या था, आज महंगाई कहाँ है। एक आम आदमी से पूछ कर देखें कि हालत क्या है। देखिए, हम पे जिम्मेदारी है, वो बुराई चले हम हाथ से नोन रोक नहीं सकते, तो कम से कम जुबान का इस्तेमाल ठीक करना चाहिए। अच्छा। मैं उन लोगों में नहीं आना चाहता जो दिल से बुरा जानने वाले लोग हों। हमारा काम है तनकीदी, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, यानी मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर पेट्रोलियम की प्राइस के ऊपर किसने आपको कहा, मैं चैलेंज करता रहा हूं उसमें। मैं पाकिस्तान की लोड शेडिंग और सिर्फ पीटीआई के दौर के अंदर नेगेटिव में गई है। अच्छा चलें, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बेचारे क़य्यूम सिद्दीकी सब क्या करें। नहीं तो आप फैक्ट्स की बात कर लेना, उन्होंने जो ड्यूटी बेचारे भाई, मैंने आपकी सिद्दीकी साहब को छोड़े हैं आप, सारी मैंने झूठ सुना आप देख लीजिए कहां से कहां तक क्या परफॉर्मेंस थी। चले आप वो IMF से मुआहदे तोड़ के क्या आपने मईशत की कितनी खिदमत की थी। सुना है, आप चुप कराएंगे इनको, कमाल करते हैं आप, हद होती है किसी नहीं तो मुझे मुखातिब ना करें आप खुद अपनी जो बात है आप करें यार। आप चुप रहे, आप सुन ले चुप करके। नहीं तो तू करें ना बात, मुझे मुखातिब ना करें आप, समझ आइए। अच्छा चुप करें यार। हाँ। मैं कह रहा हूँ जो झूठ बोल रहे कमाल हो गया तुझी। चले ठीक है खुदारा अजहर साहब, नहीं देनी आपनू इन्ना झूठ बोल के की मिलेगा तेनू यार। नेगेटिव में नहीं गई है क्या पीटीआई के दौर के अंदर, माइनस में नहीं गई है ग्रोथ रेट। अजहर साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें आप। पढ़ो कलमा भी, पढ़ो कलमा। अगर इस तरह की बातें करनी है तुमने तो खुदारा में बात करो, कर रहे हो तो बात मुझे नेगेटिव में नहीं ग्रोथ गई है, बताओ। अच्छा वो कह रहे हैं कि आपके टाइम में ग्रोथ नेगेटिव में गई थी, ऐसा है अजहर साहब? चलिए रिस्पॉन्ड कर दें। कमाल हो गया यार। नेगेटिव में ग्रोथ थी कि नहीं थी? नेगेटिव की क्या ग्रोथ, फुजूल, आपको जब पता ही कुछ नहीं है इकोनॉमी के इशारे को नहीं पता। आज मुल्क ला खड़ा कर दिया, तुम जैसे लोगों ने तबाह किया इन लोगों को अपना उठा के गलत बातों के ऊपर अदलिया के तरह तरमीम करके आज तबाही और बर्बादी कर दी है। क्या बात कर रहे हैं आप कि इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मुझे आज भी याद है 83 में मैट्रिक में था मैं, 1 रुपया था पाकिस्तानी करेंसी और इंडिया की 90 पैसे थी। अच्छा। आज करेंसी कहां खड़ी है? हमसे तो बेहतर अफगानिस्तान था कि उसकी करेंसी कहां है। बांग्लादेश उठाकर देखें यार, खुदारा यार। तो अगर इन्होंने कुछ चमत्कार किया होता तो मैं साथ खड़ा होता, लेकिन वजह क्या है, इनकी प्रायोरिटीज नहीं है मौजूदा हुकूमत की। मौजूदा हुकूमत की प्रायोरिटीज होती, मुझे बताएं 3.5-4 साल में क्या पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स नीचे आ गया? कोई बड़ा करप्शन का केस बता दें। यानी आप टेंडरिंग का प्रोसेस जिस दिन सामने आया, यानी ये मैंने वाहिद हुकूमत देखी है कि जिनको डर और खौफ ही नहीं है, अरबों रुपए के जहाज ले लें और हॉर्स एंड कैटल बसंतों में पैसे जाया कर दें, वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में पैसे जाया कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। अब आए अगली बात की तरफ। अच्छा ये कैसी हुकूमतें हैं? वो पंजाब की हुकूमत देख लें, वो ओजड़ियां उठा के खुश होती है और हमने सफाई कर दी। और यार आपका काम है ये तो लोकल गवर्नमेंट का काम था। लोकल सुनना जरा, अब ना पता हो क्या कर सकते हैं। अच्छा लोकल गवर्नमेंट, इन्होंने पंजाब का वजह क्या है कि जिस दिन इन्होंने लोकल गवर्नमेंट सही कर दिया ना, तो फिर ये जो बेवकूफ बनाने वाला काम ये खत्म हो जाएगा। इन्होंने पार्किंग कंपनियां, इन्होंने लैंड डेवलपमेंट कंपनियां, पानी कंपनियां, 56 कंपनियां मैंने चैलेंज की थी। मुझसे ज्यादा नून लीग को कौन जानता है? अच्छा। मेट्रो ऑरेंजेस, यानी तो आप देखें, मैं ये केस फाइल किया हुआ मैंने कि जनाब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराएं। इन्होंने क्या किया, नया कानून बना दिया। और इलेक्शन कमीशन कमाल ही, अल्लाह ही हाफिज़ है उस इलेक्शन कमीशन का। यानी दिसंबर से कहा था कि हल्का बंदियां करेंगे, आज तक हल्का बंदियां नहीं हो सकी। और हाई कोर्ट में देखें यही अदालतें होती थी जो अपने हुक्म पर अमल दरामद करती थी। अब तो हमारे कई दोस्त कहते हैं कि साहब आपका पॉइंट आ गया, हाई कोर्ट के जजेस की पोजीशन कुछ इस तरह से हो गई है कि वो बेचारे हवलदार को भी, हमारे दोस्त कहते हैं। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि आप सीखें मुल्क की जमहूरियत, दुनिया की जमहूरियत से सीखें। अगर आप लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन का सिस्टम करना चाहते हैं तो ये 18वीं की थी। ठीक हो गया साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। लोकल गवर्नमेंट का निजाम देते, 4 साल में इलेक्शन कराते, आज तक पूछा ना इलेक्शन कमीशन कुछ कर सका, ना कोई हुकूमत कुछ कर सकी और ना करने वाले कुछ कर सके। हमारी अदालतें भी खामोश रही सारे मामले में। आप नहीं सीखना चाहते तो एक अलग बात है। चलिए ठीक हो गया आज़िर साहब, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमाद साहब, मैं आपका भी पॉइंट लूंगी। हसन मुर्तज़ा साहब ने दोबारा से ज्वाइन किया है। हसन साहब, एक तो अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, दूसरी आपने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक भी बात की, उसका जिक्र किया। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि नून लीग पहले ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल रही थी, जो आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन है। अब सारा मामला पीपल्स पार्टी पर आ गया है और राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वहाँ के इलेक्शंस भी मुलतवी करवाना चाहती है। फिर ये मामला भी है कि पीपल्स पार्टी अगर पिछला जो पीएम है उसके चेंज होते ही इलेक्शंस करा देती तो ये मामला इतने खराब ही ना होते। सॉफ्ट टारगेट है जी, उस पे जो हमला करना है वो बड़ा आसान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोका हुआ है कि पिछले 1 साल से वहाँ पे सदर की प्रेसिडेंट की सीट खाली है, वहाँ पे आप इलेक्शंस ना करवाओ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोका हुआ है कि मुजफ्फरगढ़ में एक नेशनल असेंबली की सीट खाली है, उस पे इलेक्शंस ना करवाओ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी जगह पे भी इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली। हम हमेशा इनसे ये गुजारिश करते हैं कि कश्मीर जो है वो एक सेंसिटिव मामला है, उस पे इतनी गैर संजीदा गुफ्तगू होनी चाहिए कि फलां जो है वो तो कश्मीरी ही नहीं है, फलां ये है, इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप कश्मीर का मसला रिजॉल्व करें, वहां बैठ कर करें। अगर आप उस पे गोली के जोर पे करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत है, वो निजायज है। हम भी वही रवैया अपना लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन वहाँ पे गवर्नमेंट में है, हमारे कंसर्न्स हैं, हम जरूर कहेंगे कि वो चीजें बातचीत के जरिए हल होनी चाहिए, वो चीजें कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए, और कोई मसला भी है वो बातचीत के बगैर हल हो सकता है। हम तहरीक इंसाफ को नहीं कहते रोज के आए, बैठे, बातचीत करें, इस सिस्टम का हिस्सा बने, हम करेंगे। तो कश्मीरियों को कहते हुए हमें क्या तकलीफ होती है? वहां पे तो हमारा रवैया इतना सख्त है कि हम देखेंगे आप क्या करेंगे। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीरियों की बात करेगी क्योंकि वो वहाँ की नुमाइंदा जमात है। हमेशा कश्मीर के लोगों ने, जीबी के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ प्यार किया है, हम कैसे उन्हें तनहा छोड़ सकते हैं? और जहां तक ताल्लुक है इलेक्शन डिले करवाने का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी भी नहीं कहा कि इंतखाबात डिले हो, लेकिन एक तरफ आप गोली चला रहे हो, एक तरफ आप इंतखाबात की बात कर रहे हो, तो ये आपकी संजीदगी जाहिर करती है इस चीज को कि इन हालात में इलेक्शन में जाया जाता है। आप उन लोगों को बिठाएं तो सही, उन लोगों से बात करें। जाहिर है मामला हल हो तो फिर इलेक्शंस में जाएं तो कोई फायदा भी होगा, तभी फायदा होगा। ठीक। हमाद साहब, आपको लगता है कि ये जो आज़ाद कश्मीर की इस वक्त सिचुएशन है ये कंट्रोल हो पाएगी? और फिर मौलाना साहब ने भी सालिसी की पेशकश कर दी है, जमात इस्लामी ने भी जो है कहा है कि वो सालिसी की पेशकश करते हैं, तो आपको लगता है कि मामला हल होगा? बिल्कुल इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, ईमान, 1 घंटे से आपने हम 4 लोगों को बिठा रखा है और बंदूकें देकर के सिर्फ वफाकी हुकूमत को टारगेट करे। भाई पहले नहीं, मैंने कब कहा है कि आप वफाकी हुकूमत को टारगेट करें? 1 मिनट में ईमान मुझे बोलने दे। हमने उनकी पॉलिसियों पर तनकीद कर ली थी ना। यानी 1 घंटे से मुसलसल आप ये कंटेंट चला रही है। ये प्रोग्राम का फॉर्मेट कौन बना रहा है? कंटेंट जो चलेगा वो तो मैं ही बताऊंगी ना सर कि क्या चलेगा। गेस्ट से तो मेरा काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। अब सवाल भी आपकी मर्जी से होंगे, ऑलरेडी सब कुछ आपकी मर्जी से चल रहा है, अब आप चाह रहे हैं कि सवाल भी आपकी मर्जी से। ईमानदार यार, ईमान अगर आप बोल रही है तो फिर मुझे ना बोला इस शो में। हमाद साहब, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ आपसे कि सवाल आपकी मर्जी का है तो आप मुझे बता दें क्या सवाल करना है, मैं वो कर लेती हूँ, फिर उसका जवाब आप दे दें। आप हुकूमत वाले काम तो ना करें ना। नहीं किया था जी जी, 1 मिनट, आपने इसमें ये सवाल किया, शामिल कर लिया था कि सुहेल अफरीदी ने 1500 से जायद, जिसके बारे में तो ताजा तरीन इतला है कि 10,000 से जायद जाली डिग्रियां जारी हुई है और ये 50 अरब का मामला है। और उस ईमानदार वाइस चांसलर को क्यों हटा दिया गया? क्यों एक कांस्टेबल को असेंबली फ्लोर पर लाकर उससे इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए? ये क्या है कि हम शो में बैठे हुए एक जगह पे आप अटकी हुई है, कुछ और मौजूदात भी सामने। तो हमाद साहब, आप लोग तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इररेलेवेंट हो गई है, तो छोड़े उसकी बात ही नहीं करते हैं। हम तो वफाकी हुकूमत की बात करते हैं कि उन्होंने इतने सालों में आवाम को क्या दिया। उनकी हुकूमत है, वो इररेलेवेंट बिल्कुल नहीं है। चले आप आज इसको तो ऑन कर रहे हैं कि वो इररेलेवेंट नहीं है। ठीक,
खैबर पख्तूनख्वा में मैंने इसी शो में कहा कि उनकी हुकूमत है और वो वहां पे काफी मकबूल है। ये तो ये इस तरह तो नहीं चलता कि आप एक मखसूस कंटेंट रख ले वो हमें उस पे लगाए रखें। आजाद कश्मीर का कंटेंट मखसूस कैसे हो गया सर? मैं तो आपसे आजाद कश्मीर की सूरत हाल से पूछ रहा हूं। कर चुका हूं, मैं फेडरल गवर्नमेंट पे बात कर चुका हूं, मजीद नहीं करूंगा, मजीद किसी और मौजू पे तो आप उसको मतलब आप ये कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर की जो सिचुएशन है वो फेडरल गवर्नमेंट से लिंक करती है? मेरे मुंह में नहीं डाल सकते कि आप जो चाहे तो मैं उसी तरह बात करूं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आजाद कश्मीर की सिचुएशन का पूछ रही हूँ, आप खुद ये तासुर दे रहे हैं कि वफाकी हुकूमत लिंक है उससे। नहीं करूंगा, कोई और मौजू ले आए वरना अच्छा चले हमाद साहब, मुझे आप बता दें कि मैं किस टॉपिक से मुतालिक आपसे सवाल करूं, आप मुझे वो बता दें प्लीज। यानी आपने फेडरल गवर्नमेंट के अलावा कोई और बात की? आपने हर यहाँ पे हर पार्टिसिपेंट को सिर्फ उसी तरफ मोड़ दिया। भाई कर ली ना हमने उस पे तनकीद, उन्होंने तेल की कीमतें कम नहीं की, हमने सख्त तनकीद की, हमने उसकी मैनेजमेंट पे तनकीद की। मैंने आपसे वैसे अभी खबरें लेनी है, अडियाला जेल से मुतालिक भी सवालात कर रहे हैं। ये कोई सहाफत है? अच्छा, मैं तो वैसे हैरान हो रहा हूँ, हमाद हसन साहब पता नहीं वफाकी हुकूमत को क्यों डिपेंड करते फिर रहे हैं यार। अच्छा, आई डोंट नो यार। आप जनरलाइज का सवाल कर सकते हैं, पूछे, अब ये सवाल पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैं वही हमाद साहब आपसे कह रही हूँ कि मैंने आपसे मजीद भी गुफ्तगू करनी है, अडियाला जेल से मुतालिक भी मैंने आपसे बातें करनी है। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक हमसे उगलवाना चाहते हैं वो मैं नहीं करूंगा। ठीक, चले हमाद साहब। कर चुका हूँ, फेडरल गवर्नमेंट पे तनकीद कर चुका हूँ, कोई और बात करनी हो वो ले आए सामने। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ अडियाला जेल से मुतालिक बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। जी पूछ ले। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि अब कोई खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं और खान साहब भी कोई ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब का नाम आ रहा है कि वो और बुशरा बीबी उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो आपके पास कोई ऐसी खबर आई है कि खान साहब से किसी की कोई मुलाकात हुई है? देखिए, मुलाकातें अगर 6 महीने से रुकी हुई है तो उसकी हमायत में नहीं करूंगा। अच्छा, उनकी मुलाकातें होनी चाहिए। अदालतों ने सजा सुना दी है, अदालतों में भी उनको आजादी मिलनी चाहिए, उनकी मुलाकातें भी करवानी चाहिए। मैं कोई वो टाइप सहाफत तो नहीं करता कि एक जुमात का तर्जुमान बन जाऊं या एक तरफा ट्रैफिक चलाता रहूं। मैं तो जो हकाइक को उसी पे बात करूंगा। ये इमरान खान का हक है कि उसके साथ मुलाकात करवाई जाए, ये उसका बुनियादी और जमहूरी हक है। अदालतों में अगर उन्हें कुछ मसाइल का सामना है, वो मसाइल, वो हर्डल्स खत्म कर देनी चाहिए। केपीके में उनकी हुकूमत है, केपीके हुकूमत के हवाले से बहुत सी बातें सामने आ रही है। यानी मैं जिस तरह मैं बात कर चुका कि गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को क्यों हटा दिया गया, हजारों जाली डिग्रियां दी गई, अरबों रुपए के मामला थे और वो बहुत ईमानदारी, हॉनेस्टी के साथ इंक्वायरी कर रहा था, कई लोगों को मुअत्तल कर रखा था। इस मौके पे उनको कैसे हटा दिया गया? हाँ, इसी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दो तीन वजारतें बहुत अच्छी जा रही है, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आए। मैं आज मीडिया में बात कर चुका हूं कि सब हर चीज बुरी नहीं होती कि बस प्रोपेगेंडा शुरू कर ले पीटीआई के खिलाफ। नहीं भाई, उनकी चीजें ठीक भी हो रही है। मैं तो यही साफत कर रहा हूँ ईमान में, तो कोई वो डिक्टेशन पे चलने वाला तो नहीं हूँ। उनकी कुछ चीजें, हाँ, इमरान खान के हवाले से आपने पूछा, पहले क्या सियासतदानों को बार बार नहीं डाला गया? हमेशा इस मुल्क में सियासतदान ही मुजरिम होते हैं। कभी नवाज शरीफ मुजरिम बन जाता है, कभी आसिफ जरदारी, बेनजीर भुट्टो मुजरिम बन जाते हैं, कभी जुल्फिकार अली भुट्टो मुजरिम बन जाता है, कभी फातिमा जना और फेरोज खान नून मुजरिम बन जाते हैं। ये हमेशा इस तरह हो रहा है। इस तरह इसलिए हो रहा है कि सियासतदान यकसू नहीं हुए, वन पॉइंट एजेंडा पर आए नहीं। उन्होंने बार बार इक्तदार के लिए अपने नैरेटिव को तब्दील किया। ये नवाज शरीफ साहब कहते रहे ना कि मैं इनकलाबी नवाज शरीफ हूं, सिविल सुपरमेसी और वोट को इज्जत दो, का है आज वो बयानिया? ये इमरान खान, जब जस्टिस विकार सेठ ने फैसला दिया था, ये इमरान खान उस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए थे। ये तो सियासतदानों की करतूत है। जब ये इस तरह हमाद साहब, मैं जो आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि उनके लिए बोलते हैं। मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि जो बातें हैं कि बैरिस्टर साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया है, तो आपके पास तो बड़ी खबरें होती हैं, तो कोई ऐसी खबर है कि मुलाकात होने जा रही है उनकी? अगर खबर आप पूछ रही है तो मेरी खबर ये है कि बैरिस्टर सैफ की मुलाकात को वफाकी हुकूमत के वो अहम तरीन शख्स रोक रही है जिनकी कुर्बत इस वक्त बैरिस्टर गौर और सोहेल
अफरीदी के साथ है। अच्छा। और पीटीआई के अंदरूनी बाज लोग इस मुलाकात को रोक रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात के रोकने से अगर नुकसान हो रहा है तो वो इमरान खान को हो रहा है। वो बेचारा तो इस गर्मी में अपनी अहलिया समेत जेल में है। अगर मुलाकात हो जाए तो इस बात के इम्कानात मौजूद है कि उनको कोई न कोई रिलीफ मिल जाएगा, कोई न कोई मामलात आगे बढ़ेंगे। हो सकता है बुशरा बीबी की रहाई हो, मेरे मालूमात के मुताबिक वो बीमार भी है। तो अगर मुलाकात कोई न कोई हो रही है, अच्छा। उसके इम्कानात पैदा हो रहे हैं, तो उसको रोकने वाला कौन है? रोकने वाला इसी वफाकी हुकूमत के वो अहम तरीन शख्सियत है जिनके पीटीआई के बाद अहम तरीन लोगों से कुर्बत है। ठीक। अजहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब तो इसकी तरदीद कर रहे हैं, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि खान साहब ने वाकई बैरिस्टर साहब का नाम लिया, ख्वाहिश का इज़हार किया बुशरा बीबी ने भी मुलाकात के लिए? अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ हमाद हसन साहब का, उन्होंने बता दिया है कि फैसले कहीं और होते हैं। अच्छा। यानी इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है। अब तो कोई डाउट रह नहीं गया ना, खुद कह दिया उन्होंने। यानी अगर ये फैसले करने हैं, मैंने करने हैं, उसने फैसले करने हैं, तो फिर आपसे तो कोई अफ्रीका का मुल्क ज्यादा बेहतर है कि जहां कानून की हुक्मरानी मानी जाती है। यानी अगर ये होना है, और वैसे शर्म से डूब मरने का मकाम है उन आजाद लोगों के लिए, उन जमहूरियत पसंद लोगों के लिए, कि पिछले 6 महीनों से 8 महीनों से एक कैदी से मुलाकात नहीं हुई। जो मर्जी आप कह दें, इवन उनके वोकला से मुलाकात, मैं अब तक दर्जनों खत लिख चुका हूं। और फिर वो ये कहते हैं कि ये मामला तो अदालतों के, आप लोग अदालतों में जाएं। देखिए, मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, यही तो मैं कह रहा हूं ना जी। लार्जर बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया मुलाकातें करने का, कंटेम्प्ट की दरखास्तें दी। यही तो मैं किरदार अदा कर रहा हूं। बता रहा हूं कि हमारी अदालतें वो अदालतें नहीं रही, बड़े अदब के साथ। इसका नुकसान आम आदमी को हो रहा है, ये वक्त बताएगा। ये पार्टियों को, जब ये पार्टी इक़्तिदार में आएंगी इसी निजाम के तहत, तब इन्हें अंदाजा होगा कि इन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी क्या कर ली है। इन्होंने सिविल सुप्रीमेसी खत्म कर दी है। अदालती निजाम ऐसी जगह, यानी देखे ना, ये मैं क्या कहूं कि आप अदालतें, आप देखे ना क्या अदालतें, आप अंदाजा लगाएं। वो पुलिस मुकाबले पहले होते थे, अदालतें कुछ पूछती थी, मुझे बता दें। ये अपना 1500 के करीब पुलिस मुकाबले हुए हैं, कुछ हुआ है आपका? एक ही तरह कोई बड़े बड़े एंकर से आकर बात की हो किसी ने आकर। मैं एक छोटी सी मिसाल बता देता हूँ आपके सामने। एक जानने वाले हैं, वो डीएसपी साहब हैं कोई, और बस किसी से ताल्लुक था, वो फायरिंग शुरू कराई। जो कोई ताल्लुक वाला था उसको टांग टूंग कट गई। तो एक नून लीगी एमपीए थे, उन्होंने जाके शिकायत की किसी को, बड़े साहब को इनमें से। तो उन्होंने कहा भी हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। जब आप नाजायज काम कराएंगे, गलत काम कराएंगे, और हम गलत कामों की सपोर्ट करेंगे, पूरी कौम को खड़े होना चाहिए था इस सारे मसले पे। खुदा इख्तलाफ रहा होगा आपका इमरान खान से बाकी मसलों में, लेकिन आप अंदाजा लगाएं, मेरा जैसा बंदा, मुझे तो पाकिस्तान से प्यार है ना, मैं आज लेके जाऊं ना ह्यूमन राइट्स में इंटरनेशनली ये मामले को, कि जनाब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला, कायरो डिक्लेरेशन, इतने बैन अल-अक़वामी है, लेकिन किसी को शर्म और हया नहीं आ रही ना कि मुलाकात होनी चाहिए। ये क्यों कहते हैं हुकूमत से मुतालबा करें इस्तीफे का, छोड़ो, तुम हुकूमत नहीं कर सकते इस बात को, हाँ होनी चाहिए। हर कोई यही कहता रहता है, मैं यही तो हैरान होता हूँ। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? ठीक हो गया। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं तो आपको देखिए, आपको कम व बेश है ना, ठीक है, इख्तिलाफात अपनी जगह है, हमें कोई अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, ठीक हो गया। लेकिन ये बैठकर अगर शख्सी आजादी आप खत्म करेंगे तो फिर यही वजह है कि शायद पाकिस्तान वो तरक्की नहीं कर पाया जहाँ जिन मुल्कों में, मुझे आज भी याद है। ठीक हो गया साहब, आपका पॉइंट भी आ गया, वक्त भी कम है। सिर्फ एक बात कर लूं, सिर्फ एक विंस्टन चर्चिल ने जो वो लफ्ज कहा ना, बरतानिया दूसरी जंग अजीम पे, उसने कहा, किसी ने पूछा बरतानिया जंग हो रही है, उसने कहा अदालतें काम कर रही हैं, उसने कहा कर रही हैं, उसने कहा बरतानिया को कुछ नहीं हो सकता। आज अगर मुझसे पूछती है ना, आज पाकिस्तान को कुछ हो जाए, अदालतें काम नहीं कर रही। ठीक है, मैं जवाब कयूम साहब से मैं यही कमेंट लेना चाहूंगी। कयूम साहब, आप तो कोर्ट्स को कवर करते हैं, और जब हवाओं का रुख तब्दील होता है तो हम देखते हैं कि कोर्ट्स में केसेस भी लगने शुरू हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि कोई सिचुएशन चेंज होगी? देखिए, मेरा इस पे मैं पहले कह चुका हूँ कि ये पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं जी, तो पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो आईनी तरमीम कर सकती है। पार्लियामेंट क्या है, अवाम की नुमाइंदा है। बहरहाल 18वीं तरमीम भी चैलेंज हुई थी, उससे पहले भी चैलेंज हुई थी, 19वीं तरमीम भी हुई थी, 21वीं भी हुई थी, और उसके बाद ये भी हुई भी हैं। अच्छा। और ये ज़रूर है कि पहले जुडिशल सिस्टम इस तरह से जुडिशरी ने अपने हाथ में यूँ ले लिया
कि हुकूमतें चलानी भी खुद थी, गिरानी भी खुद थी, नाअहलियाँ भी करनी है, और ये सारा कुछ जो है जब ये अदालतों ने अपने पास ले लिया, अपना काम छोड़ दिया और हुकूमती मामलात के अंदर मुदाखलत और पार्लियामेंट को और पॉलिटिक्स को रेगुलेट करने की कोशिश की है, तो फिर उसके बाद उसका एक लामहाला एक रिएक्शन आना था। आप देख लीजिए, आज खुद नोटिस के नाम के ऊपर पूरा हुकूमत जो है वो सारी की सारी वहाँ बैठी हुई थी सुबह से लेकर शाम तक। आटे, चीनी, दाल की कीमतें भी अदालतें तय कर रही होती थी। तो ये वो काम थे जो कि अदालतों के अपने करने वाले नहीं थे। अच्छा, अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मौजूद है, वही पावर्स हैं। उसके अंदर क्या हुआ है, उसमें सिर्फ यही है ना कि जनाब आप जाएं और जाके पिटीशन दाखिल करें। अब वो अदालत का प्रोगेटिव है, वो उसको सुनती है या नहीं सुनती है। ये वही जज हैं जो 26वीं या 27वीं आईनी तरमीम से पहले के लगाए हुए जनरल अपना जनाब उमर अता बंदयाल, साकिब निसार और न जाने कौन कौन जो है उन्हीं के लगाए हुए हैं। हाई कोर्ट्स की कौन सी जुरिस्डिक्शन है जो खींच ली गई है या छीन ली गई है? तो मतलब अब वो अदालतें नहीं हैं जो गुड टू सी यू कहती थी। तो बस उस बात की तकलीफ तो है। राइट। हमाद हसन साहब, वक्त की बहुत कमी है, मैं एक शॉर्ट कमेंट आपका लेना चाहूँगी क्योंकि आप चाह भी रहे थे कि केपी से मुतालिक गुफ्तगू हो या वफाकी हुकूमत से हट के बातचीत की जाए। ये जो सीएम केपी हैं सोहेल अफरीदी साहब, ये इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? कभी कहते हैं वसूख से कि खान साहब बाहर आ रहे हैं, कभी कहते हैं हुकूमत जाने वाली है, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है सोहेल अफरीदी के पास? मैंने ये नहीं कहा कि वफाकी हुकूमत के हवाले से, मैंने उस पर सख्त तनकीद की। 3 साल तो हो गए हैं, सब यही कहते हैं, कल जारी मैंने मुसलसल उस पर तनकीद की पहले 2 पार्ट्स में, लेकिन मैंने कहा कि कंटिन्यूसली एक जगह न रखें, दूसरे वक्त की कमी। हमाद साहब बस ये कमेंट कर दीजिएगा, सोहेल अफरीदी साहब इतने कॉन्फिडेंट क्यों नजर आ रहे हैं? क्या लगता है आपको? भाई वो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होंगे? उनको मैंडेट मिला है ना। अच्छा, उनके पास सूबे का मैंडेट मौजूद है, इसमें क्या इसमें कोई दो राय तो नहीं है। मैंडेट है या राब्ते भी हैं उनके कोई? वोट दिया है। हाँ, उन्होंने एक ईमानदार वाइस चांसलर को बरतरफ किया जो इंक्वायरी कर रहा था। ये उनके फ्लॉज है, उनकी कमजोरियां हैं, ये इस पे हम बात करेंगे। रहा उनका कॉन्फिडेंस तो बजा है कि उनको मैंडेट मिला है। अलबत्ता जो बातें वो मीडिया में कर रहे हैं उस तरह के हालात नहीं है। पसे पर्दा कई लोगों के साथ उनके राब्ते हैं। अभी 35 मेंबरान सामने आए थे नाराज। अच्छा। वो 35 मेंबरान आज कहाँ हैं? उनको किसने पीछे धकेला? किसने उनको इशारा किया था कि सामने आए और किसने उनको बिठा दिया? तो ये तो जाहिर है कि कुछ चीजें तो है। ठीक, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। ईमान नवाज को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।